गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एमए फाइनल इकोनॉमिक्स के पेपर ऑप्शनल 06 एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स कृषि अर्थशास्त्र में कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति एवं क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। चर्चा को शुरू करने से पहले हम संक्षेप में कृषि अर्थशास्त्र के ऐतिहासिक परिदृश्य पर एक नज़र डालेंगे। कृषि अर्थशास्त्र का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही अस्तित्व में आया था, किंतु परंपरावादी अर्थशास्त्री जैसे एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो तथा रॉबर्ट माल्थस अपने आर्थिक सिद्धांतों में कृषि को विशेष महत्व देते हुए अनेक सिद्धांत प्रदान कर चुके थे। आर्थिक विकास की जो कल्पना रिकार्डो तथा माल्थस ने की थी, उसमें कृषि का स्थान सर्वोपरि था। मार्शल ने भी कृषि का विस्तृत वर्णन किया है तथा उत्पत्ति ह्रास नियम के संबंध में इसका महत्व स्वीकार किया है। इस प्रकार आर्थिक विकास में कृषि के योगदान का सैद्धांतिक विश्लेषण 18वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों एवं कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक विश्लेषण से प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। औद्योगिक क्रांति का प्रादुर्भाव कृषि के विकास को और अधिक प्रेरित करने लगा। धीरे धीरे कृषि अर्थशास्त्र विकसित होकर अर्थशास्त्र की अन्य शाखाओं के समान एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में उभरने लगा। ऐतिहासिक रूप में वर्ष 1903 कृषि अर्थशास्त्र विषय हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जबकि हार्वर्ड विश्वविद्यालय में कृषि अर्थशास्त्र का एक विषय के रूप में अध्ययन प्रारंभ किया गया था। 1905 में प्रोफेसर टेलर की पुस्तक एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स तथा 1911 में प्रोफेसर कार्बर की पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ रूरल इकोनॉमिक्स प्रकाशित हुई। अब हम परिभाषाओं के माध्यम से कृषि अर्थशास्त्र को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र में कृषि तथा किसानों से संबंधित आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर विचार किया जाता है, जो मुख्यतः कृषि व्यवसाय से जुड़ी हैं। कृषि अर्थशास्त्र की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। फ्रांसीसी अर्थशास्त्री जॉर्जियर के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो कृषक के विभिन्न साधनों के पारस्परिक संबंधों को नियमित करने का तरीका बताती है, चाहे वह संबंध परस्पर साधनों के मध्य हो अथवा साधनों का मनुष्य से हो, जिससे कृषि उपक्रम से अधिकतम समृद्धि प्राप्त हो सके। जॉर्जियर ने इस प्रकार अपनी परिभाषा में कृषक द्वारा अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने की विधियों का विवेचन तो किया है, किंतु संपूर्ण अर्थव्यवस्था के विकास और उत्पादन के न्यायोचित वितरण की समस्या पर प्रकाश नहीं डाला है। दूसरी परिभाषा अमेरिकी अर्थशास्त्री टेलर के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र उन सिद्धांतों का विवेचन करता है जो कि कृषक की समस्याओं, क्या उत्पन्न करें और कैसे करें, क्या बेचें और कैसे बेचें को शासित करता है, जिससे वह संपूर्ण समाज के सर्वोत्तम हितों के साथ तालमेल रखते हुए अपने लिए अधिकतम शुद्ध लाभ कमा सके। टेलर ने अपनी परिभाषा में इस तथ्य को प्रकाशित किया है कि कृषि अर्थशास्त्र भूमि, श्रम, कृषि उपकरण, फसलों एवं पशुपालन व्यवसाय आदि का चयन करने तथा इन सभी शाखाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के संबंध में अध्ययन करता है। तीसरी परिभाषा प्रोफेसर ग्रे के अनुसार कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों एवं विधियों को कृषि उद्योगों की विशिष्ट दशाओं में लागू किया जाता है। ग्रे की परिभाषा अधिक स्पष्ट है। इस परिभाषा में कृषि उद्योगों को अध्ययन का केंद्र बिंदु माना गया है और इस प्रकार कृषि अर्थशास्त्र को इस परिभाषा में अधिक व्यापक बना दिया गया है। इन परिभाषाओं से स्पष्ट है कि कृषि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसमें अर्थशास्त्र के सिद्धांतों और प्रणालियों का प्रयोग कृषि उद्योगों की विभिन्न दशाओं में किया जाता है। कृषि अर्थशास्त्र में कृषि से मनुष्य को धन कमाने और उसे व्यय करने की समस्त क्रियाओं से उत्पन्न समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। अब हम कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 बातों का अध्ययन किया जाता है। पहला है कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, दूसरा है कृषि अर्थशास्त्र का स्वभाव और तीसरा है कृषि अर्थशास्त्र की सीमाएं। पहला पॉइंट, कृषि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र व्यापक है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, उसी प्रकार कृषि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र कृषि के विभिन्न क्रियाकलापों का
आर्थिक विश्लेषण है। कृषि क्षेत्र की क्रियाओं को सामान्य आर्थिक क्रियाओं के विभाजन की भांति अनेक वर्गों में विभक्त किया जा सकता है, जैसे उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग तथा सार्वजनिक व्यवस्था का हस्तक्षेप आदि। उत्पादन के क्षेत्र में किन कृषि उत्पादों को कितनी मात्रा में, किन वैकल्पिक साधनों का कितनी मात्रा में प्रयोग करके किन किन उत्पादन की प्रणालियों का प्रयोग किया जाए आदि महत्वपूर्ण अध्ययन के विषय होते हैं। इसके पश्चात विश्व व्यापार संगठन के प्रादुर्भाव से वितरण एवं विनिमय भी महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से कृषि अर्थशास्त्र के विशेष क्षेत्र को निम्न उपशाखाओं में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है। पहला है कृषि आदानों का विश्लेषण। कृषि उत्पादन की प्रक्रिया में प्रमुख उत्पादन का साधन भूमि है। भूमि की मांग, पूर्ति, इसका उपयोग, भूमि सुधार तथा इसका उत्पादन पर पड़ने वाला प्रभाव, कृषि की विभिन्न पद्धतियों का अध्ययन भी इसी में सम्मिलित है। भूमि के बाद जल संसाधनों का अध्ययन कृषि अर्थशास्त्र का प्रमुख विषय होता है। सिंचाई के विभिन्न साधन, उनकी लागत, उत्पादन पर प्रभाव आदि का अध्ययन भी इसी विभाग के अंतर्गत किया जाता है। अंत में बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं तथा कृषि यंत्र का विश्लेषण भी कृषि अर्थशास्त्र के इसी विभाग के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कृषि उत्पादन का विश्लेषण। इसे कृषि उत्पादन का अर्थशास्त्र भी कहते हैं। कृषि अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत कृषि उत्पादन की गणितीय व्याख्या की जाती है। उत्पादन फलन इस विभाग में अध्ययन का केंद्र बिंदु होता है। इसके अंतर्गत आदानों का सहयोग, लागत विश्लेषण, संसाधनों की उत्पादकता, उत्पादन की फर्में, उत्पादन के नियम, उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक, तकनीकी परिवर्तन तथा इनका रोजगार पर पड़ने वाला प्रभाव आदि इस उपविभाग में अध्ययन का प्रमुख विषय होता है। तीसरा है वित्तीय विश्लेषण। कृषि उत्पादन की नवीन पद्धति में पूंजी प्रधान तकनीक को बढ़ावा दिया है। कृषि अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत विशेषकर संस्थागत वित्तीय स्रोतों तथा उनकी कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है। कृषि क्षेत्र में पूंजी निर्माण, कृषि बचतों तथा विनियोगों आदि का अध्ययन भी इसी उपविभाग के अंतर्गत किया जाता है। चौथा पॉइंट है विपणन एवं मूल्य नीति विश्लेषण। कृषि अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत विपणन संबंधी एवं मूल्य निर्धारण नीतियों का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है। कृषि उत्पादों के मूल्य निर्धारण में मांग पूर्ति की शक्तियों के अतिरिक्त तेजी व मंदी को नियंत्रित में रखने की पद्धतियों का अध्ययन भी इसके अंतर्गत सम्मिलित होता है। बाजारों के प्रकार, उनमें प्रचलित मूल्य, विक्रय पद्धतियां, सरकारी हस्तक्षेप एवं नियंत्रण का अध्ययन भी इसी विभाग के अंतर्गत आता है। पांचवा पॉइंट है पशुपालन एवं अन्य कृषि आधारित व्यवसाय। कृषि क्षेत्र में विविधीकरण का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पशुपालन उद्योग के साथ बागवानी एवं वनारोपण आदि कृषि पर आधारित उद्योगों का अध्ययन कृषि अर्थशास्त्र में अन्य विशिष्ट उपविभाग के रूप में महत्वपूर्ण होता जा रहा है। पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, बागवानी, मत्स्य उद्योग आदि अलग अलग विषय के रूप में अस्तित्व में आ चुके हैं। छठा पॉइंट है आर्थिक नियोजन तथा कृषि नीति विश्लेषण। कृषि अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत कृषि अर्थशास्त्रियों द्वारा निर्धारित की गई अनेक कृषि संबंधी योजनाओं एवं नीतियों को सम्मिलित किया जाता है। भारत में प्रचलित पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण तथा इसमें कृषि का स्थान इसका एक विशेष उदाहरण है। इस विभाग के अंतर्गत कृषि वर्ग से संबंधित कल्याणकारी मुद्दे अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। विगत वर्षों में भारत में बड़े पैमाने पर कृषक वर्ग द्वारा आत्महत्या की दुर्घटनाओं के कारण इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। अब हम कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति को समझने का प्रयास करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र कला है या विज्ञान, आदर्शमूलक विज्ञान, वास्तविक विज्ञान या सामाजिक विज्ञान है? इन सब प्रश्नों का विवेचन कृषि अर्थशास्त्र की प्रकृति के अंतर्गत आता है, जो इस प्रकार है। कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान। कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। विज्ञान से यहाँ तात्पर्य सुव्यवस्थित ज्ञान से है। कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान की भांति ही जांच, वर्णन एवं विश्लेषण करता है। ये कारण तथा परिणाम के संबंध को बताता है। उत्पादन के क्षेत्र में यह हमें बताता है कि किसी भूमि के टुकड़े पर जो जो श्रम तथा पूंजी की इकाइयाँ बढ़ाते हैं, त्यों-त्यों प्रत्येक अगली इकाई का उत्पादन घटता जाता है। कृषि अर्थशास्त्र विज्ञान केवल चयन
की प्राप्ति के लिए ही नहीं, वरन ये प्राप्त ज्ञान का अधिकतम लाभ की प्राप्ति के लिए कृषि में उपयोग करने की विधि भी प्रदर्शित करता है। कृषि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान। कृषि अर्थशास्त्र आदर्श भी प्रस्तुत करता है, अर्थात ये अच्छे बुरे तथा उचित अनुचित का बोध कराता है। ये इस प्रश्न का उत्तर भी देता है कि क्या होना चाहिए। उदाहरण के लिए कृषि अर्थशास्त्र बताता है कि भारत में अन्य देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टेयर उत्पादन बहुत कम है, जिसे बढ़ाया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र ये भी स्पष्ट करता है कि महाजन किसान से ऊंची ब्याज दर वसूल करते हैं, जिसे कम किया जाना चाहिए। इस प्रकार कृषि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। कृषि अर्थशास्त्र कला। कृषि अर्थशास्त्र कला भी है। कला से तात्पर्य सुव्यवस्थित क्रिया से है। सुव्यवस्थित विधि से कार्य करने का ज्ञान भी कृषि अर्थशास्त्र प्रदान करता है। कृषि अर्थशास्त्र उन उपायों तथा विधियों को बताता है जिन्हें अपनाकर कृषि उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है और राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जा सकती है। कृषि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए ये कृषि मजदूरों को संघ बनाने की सलाह देता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कृषि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान और आदर्श विज्ञान के साथ साथ कला भी है। अब हम कृषि अर्थशास्त्र की सीमाओं का अध्ययन करेंगे। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन की कुछ सीमाएं एवं कुछ समस्याएं हैं जो कृषि संबंधी व्यवहार को सीमित करती हैं तथा जिनका उनके आर्थिक विश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। पहला है, कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कृषकों की कृषि से संबंधित आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। कृषकों की अन्य समस्याएं जो धन से संबंधित नहीं होती हैं, इसमें सम्मिलित नहीं की जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, भूमि का विस्तार सीमित होने के कारण कृषि को आवश्यकता अनुसार नहीं बढ़ाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है, कृषि अर्थशास्त्र का मापदंड मुद्रा है। क्रियाओं के करने से प्राप्त परिणामों को मुद्रा के रूप में ही प्रकट किया जा सकता है। इन सीमाओं के बाद भी कृषि के बढ़ते हुए महत्व से स्पष्ट है कि कृषि अर्थशास्त्र का ज्ञान कृषक समाज, उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कल्याण के लिए बहुत आवश्यक एवं उपयोगी है। इस प्रकार आज हमने कृषि अर्थशास्त्र की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र एवं सीमाओं का अध्ययन किया। अगले लेक्चर में हम भारतीय कृषि की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।